गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं अभिषेक सक्सेना मैथमेटिक्स लेक्चरर मैट्रिक्स का लेक्चर नंबर सेकंड स्टार्ट करने जा रहा हूं। लेक्चर नंबर फर्स्ट में हमने मैट्रिक्स के टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स पढ़ लिया था और मैट्रिक्स की डेफिनेशन प्लस आपकी क्लास 12th की एनसीईआरटी की बुक की ध्यान रखना है। ये जो टॉपिक है मैट्रिक्स, ये आपके क्लास 12th में भी है और साथ में आपके जेई मेंस के सिलेबस में भी है। और जेई मेंस और एडवांस में मोस्ट प्रोबेबल एक क्वेश्चन तो इससे पूछा जाता है, बट इसके जो क्वेश्चंस हैं उनको पीएनसी से अटैच करते हैं। जो कंपटीशन में जैसे क्वेश्चंस आते हैं उनमें थोड़ा सा पीएनसी का यूज कराया जाता है इसके क्वेश्चंस में। तो अभी हम मेरे जो लेक्चर चल रहे हैं अभी, जैसे आज सेकंड लेक्चर है, इसमें हम आपके पहले एनसीईआरटी का सिलेबस कवर करेंगे कंप्लीट, और देन फिर इसमें कुछ अलग चीजें हैं मैट्रिक्स में, बाद में हम उनको भी इन्हीं लेक्चर्स में आगे बढ़ाते रहेंगे। तो आपका जेई मेंस भी कंप्लीट हो जाएगा और प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चंस भी डिस्कस कर लेंगे। तो चलिए भाई, आज एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमने कंप्लीट कर लिया था। क्वेश्चन नंबर सेकंड थर्ड दो क्वेश्चन आपके सेम एक जैसे हैं, तो क्वेश्चन नंबर सेकंड मैं बता देता हूं, ठीक है ना, और क्वेश्चन नंबर थर्ड आप खुद कर लें। तो क्वेश्चन नंबर 2 में जो क्या पूछा है आपसे कि यदि किसी मैट्रिक्स में 24 अवयव हैं, यदि किसी मैट्रिक्स में 24 अवयव हैं तो उस मैट्रिक्स की उस अवयव के सभी संभव कोटियां बताइए। ठीक है, और इसी में ही दिया है यदि इसमें 13 अवयव हों तो कोटियां बताइए। जैसे ये क्वेश्चन दिया है आपको, सेम ऐसा ही क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड है, मैं आपको बता दूं सेम है क्वेश्चन नंबर थर्ड, इसी के ही तरह करना है सेम आपको। तो सबसे पहले तो आप क्वेश्चन पर देखिए कि किसी मैट्रिक्स में 24 अवयव हैं, तो उस मैट्रिक्स की सभी संभव कोटियां बताइए कि कितनी कोटि के मैट्रिक्स बन सकते हैं। और अगर हम 13 अवयव कर दें तब कोटियां बताइए। तो एक्चुअल में ये दो क्वेश्चन हैं, 24 अवयव के लिए हम अलग बताएंगे और 13 अवयव के लिए अलग बताएंगे। तो ध्यान से देखेंगे कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। दिया है ऐसे आप लिखेंगे, पहले दिया है अवयव में अवयवों की संख्या बराबर कितनी है 24। अब 24 को हम दो संख्याओं के गुणा में, तो संभव कोटियां क्या होंगी, जैसे 1 इंटू 24 पहली, 2 इंटू 12, जितने टाइप से हम 24 को दो संख्याओं के गुणा में लिख सकें। 3 इंटू 8, 4 इंटू 6, 6 इंटू 4,
8 इंटू 3, 12 इंटू 2, ठीक है, और 24 इंटू 1। मतलब कितने मैट्रिक्स बन सकते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब 8 मैट्रिक्स हम बना सकते हैं जब किसी मैट्रिक्स में अवयवों की संख्या कितनी होगी? आपकी 24 होगी, ठीक है ना। अब अगर अवयव 13 हो तो अब भाई अवयव इन्होंने कितने कर दिए? 13। तो 13 को हम क्या लिख सकते हैं? 1 इंटू 13 और 13 इंटू 1। तो कितने मैट्रिक्स बनेंगे? केवल 2 मैट्रिक्स बनेंगे। और इस कंडीशन में कितने मैट्रिक्स बन सकते हैं? आपके 8 मैट्रिक्स बन सकते हैं। क्लियर? जिनकी जो अवयवों की संख्या कितनी होगी? 24 होगी। तो ऐसे ये सिंपल क्वेश्चन है। ऐसा ही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वो आप सेल्फ खुद कर लें, जिसमें आपको मैट्रिक्स में 18 एलिमेंट दिए हैं, ठीक है ना, और साथ में एक ऐसी जैसे 13 दिए हैं उसमें 5 एलिमेंट और दिए हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर अपने नेक्स्ट की तरफ, ध्यान से देखेंगे सभी स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर सेकंड, जो बेसिक कंसेप्ट होते हैं मैट्रिक्स के, जैसे भाई जेई मेंस, जेई एडवांस और एनसीईआरटी, ऐसा कुछ नहीं है कि ये अलग अलग है। भाई जब हम सरल लेवल पे पढ़ते हैं तो एनसीईआरटी कवर कर लेता है, और थोड़ा जब हम अपने लेवल को बढ़ाते हैं तो वो जेई मेंस और जेई एडवांस लेवल पर पहुंच जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 में के 3 क्वेश्चन दिए हैं हमें। मैं इसमें से 2 क्वेश्चन आपको बताऊंगा। क्वेश्चन नंबर 4 और 5 एक जैसे क्वेश्चन हैं, बिल्कुल सेम। हमें 2x2 कोटि का एक मैट्रिक्स बनाना है, कंस्ट्रक्ट करना है। 2x2 कोटि के अवयव की रचना कीजिए। कोटि के मैट्रिक्स, यहां पर ऐसे लिख दें A इक्वल टू AIJ। रचना कीजिए जिसके अवयव दिए गए हैं। लेकिन अवयव अलग टाइप से दिए गए हैं आपको। जैसे इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, AIJ बराबर I प्लस J का स्क्वायर अपॉन 2। ये क्वेश्चन है। इसमें जो अवयव दिए हैं वो एक संबंध के थ्रू दिए गए हैं। किसके थ्रू? संबंध के थ्रू दिए गए हैं, I और J के। तो देखिए भाई, अब अपन इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ध्यान से सभी स्टूडेंट ध्यान से देखेंगे भाई कि कैसे सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को। सबसे पहले तो आप क्या करेंगे, इसका सेकंड नंबर क्वेश्चन भी, इसका सेकंड नंबर आपको सॉल्व करना है। मैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और थर्ड 2 क्वेश्चन में आपको बताऊंगा इसके। सो थर्ड नंबर क्वेश्चन भी नोट कर लेते हैं यहीं पर। इसमें दिया है IJ इक्वल टू I प्लस 2J का स्क्वायर अपॉन 2। ऐसे दिए गए हैं 2 क्वेश्चन। हमें 2x2 कोटि का सारणिक बनाना है। कितनी कोटि का बनाना है? 2x2 कोटि का। और 2x2 कोटि के सारणिक वो अवयव में कितने अवयव होंगे आपके?
4 अवयव होंगे, ठीक है ना। अब आप देखें इधर, तो सबसे पहला काम है आपका इस क्वेश्चन में, हमें 2x2 कोटि के मैट्रिक्स बनाना है। तो मैंने 2x2 कोटि का मैट्रिक्स, यहाँ पर ये कॉमन है, ये दोनों के लिए ही है, फिक्स है। तो A बराबर, मैंने 2x2 कोटि का मैट्रिक्स मान लिया, A बराबर, अब आपको जो रिलेशन Aij दिया है तो उसी के अकॉर्डिंग लेंगे, A11, A12, A21 और A22, ये मैट्रिक्स ले लिया मैंने, ठीक है। ये कितनी ऑर्डर का है, 2 cos अब 2 का। अब आप देख सकते हैं हमें A11 निकालना है, तो I की जगह 1, J की जगह 1 रखेंगे, A12 निकालना है, A21 निकालना है और A22 निकालना है, ठीक है ना। अब हम सॉल्व कर रहे हैं इस क्वेश्चन को, ध्यान से देखेंगे सभी स्टूडेंट कि सबसे पहले मैंने A11 निकाला। तो जब आप A11 निकालेंगे तो I की जगह आपने 1 रखा और J की जगह भी 1 रखा, स्क्वायर अपॉन में क्या आ जाएगा, 2, क्लियर। तो ये आ जाएगा 2 का स्क्वायर, मतलब ये 4 और अपॉन में 2, तो इक्वल में कितना आ गया आपके पास, 2 आ गया। अब नेक्स्ट निकालेंगे A12, तो 1 + 2 का स्क्वायर अपॉन में 2, तो ये सीधा आपका आ जाएगा 9/2 आ जाएगा, क्लियर। ऐसे ही A21 निकालेंगे हम, I की जगह 2 रखेंगे और J की जगह 1 अपॉन 2 इक्वल टू 9/2, और ऐसे ही A22 निकाल देंगे, तो 2 + 2 का स्क्वायर अपॉन में 2, तो ये कितना आ जाएगा, 4 का वर्ग 16 और ये आ जाएगा 8, मतलब अब आपने सारे एलिमेंट निकाल लिए। अब हम एक ये एलिमेंट किस में रख देंगे, जो मैट्रिक्स हमने ऊपर बनाया है उसमें हम ये वैल्यू रख देंगे। तो A11 की वैल्यू कितनी है, 2, A12 की कितनी है, 9/2, और ये कितना आ जाएगा, 9/2, और ये आ जाएगा 8। तो ये आ गया आपका फाइनल आंसर। ऐसे ही हम अपन क्वेश्चन नंबर 3 को करेंगे, सेम इसी मेथड से, कोई मेथड अलग नहीं है उसका। क्वेश्चन नंबर 3 सेम इसी प्रोसेस से। अब इसमें वैल्यू रखेंगे हम, तो जब आप A11 निकालेंगे तो इसमें क्या मिलेगा, 1 + 2 का स्क्वायर अपॉन 2, कितना आ गया, 9/2। ऐसे ही A12 निकालें तो ये आ जाएगा 1 + 4 का स्क्वायर अपॉन 2, ये आ जाएगा 25/2। A21 निकालें, I की जगह 2 रखना है, तो 2 + 2 का स्क्वायर अपॉन में 2, तो ये आ जाएगा 8 आ जाएगा आपके पास। ऐसी A22 की वैल्यू निकालें तो क्या आ जाएगी, 2 + 4 का स्क्वायर अपॉन 2, तो 36/2 कितना आ जाएगा, 80। अब ये वैल्यू ले जाके इसमें रख दें A में, तो A बराबर क्या बन जाएगा आपके पास, 9/2, 25/2, और ये आ जाएगा 8 और 80। एक बार चेक कर लें आप, A21 2 + 2 4 का स्क्वायर 16/2 8 सही है। A22 ठीक है 18 आएगा, और A11 ठीक है। अब सेम इसी टाइप से जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी एनसीईआरटी की बुक में एक्सरसाइज 3.1,
का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो इसी टाइप का है, बिल्कुल सेम। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया है हमें, 3x4 कोटि के आव्यूह की रचना कीजिए जिसके अवयव पहला क्वेश्चन है आपका इसका, aij बराबर 1/2 मॉड में माइनस का 3i प्लस का j। और दूसरा क्वेश्चन है आपका aij बराबर 2i माइनस j। ये दो क्वेश्चन है, इसमें से एक क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा और एक क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है, ये याद रखना है। सबसे पहले तो 3/4 कोटि का मैट्रिक्स, ज्यादा बड़ा दे दिया इन्होंने क्वेश्चन, ये 3/4 बड़ा ज़्यादा है, काफ़ी वैल्यूज इसमें हमें निकालनी पड़ेंगी, बहुत सारी, क्योंकि कोटि बहुत ज़्यादा है। तो 3 कोटियाँ हैं, तो A11, A12, A13, A14, A21, A22, A23 और A24, A31, A32, A33 और A34। ध्यान से देखेंगे सभी स्टूडेंट, इसको थोड़ा सा, ये 3/4 कोटि का मैट्रिक्स है, ठीक है। अब आपको इतने 12 वैल्यूज निकालनी है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंसीडर कर रहे हैं, aij बराबर 1/2 मॉड में माइनस का 3i प्लस का j, ये है। सबसे पहले a11 का मान निकाला, a11 i की जगह 1 रखा और j की जगह 1 रखा, तो जब आप 1 रखेंगे तो ये आ जाएगा माइनस का 3 प्लस का 1। अब ये मॉड में -2 होगा और मॉड में -2 बाहर आएगा तो प्लस का 2 हो जाएगा, तो 2/2 मतलब कितना आ जाएगा 1। क्लियर। अब a12 निकालें आप, i की जगह तो 1 ही रखा मतलब -3, लेकिन j की जगह 2 रख दिया यहाँ पर, तो ये आ जाएगा 1/2 आ जाएगा। ऐसी A13 की वैल्यू निकालें, तो i की जगह तो 1 और j की जगह 3 रखा, तो ये 0 हो जाएगा, कैंसिल आउट हो गया। ध्यान से करना है, कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाती है इस टाइप के क्वेश्चंस में। 1/2 -3 और प्लस का 4, तो ये आ जाएगा 1/2 आ जाएगा, ये वैल्यू निकाल दी। अब ऐसे ही नेक्स्ट वैल्यू निकालें अपन, A21। अब i की जगह 2 रखा तो -6 और j की जगह 1 रखा, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा 5/2। A22 निकालें,
आई की जगह भी 2 और जे की जगह भी 2, तो ये तो -6 + 2 और ये +1 होगा। तो ये -4 बाहर मॉड से बाहर आएगा तो +4 4/2 क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। A23 निकालें। 1/2 -6 + 3 ये आ जाएगा 3/2 और A24 1/2 -6 + 4 ये कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। अब ऐसे ही A31 निकालें, तुरंत निकाल दें। 1/2 ये 9 आ जाएगा और +1 9 में से 1 जाएगा 8 8/2 कितना आ जाएगा 4। A32 1/2 -9 + 2 तो ये आ जाएगा 7/2। A33 1/2 -9 + 3 6/2 मतलब ये 3 आ जाएगा। और A34 -9 + 4 ये 5/2 आ जाएगा। अब ये सारी वैल्यूज उठा के आप इसमें सजा दें तो वो ही आपका क्या हो जाएगा आंसर। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है आपके, इसमें एनसीईआरटी में बिल्कुल सरल क्वेश्चन दिए हैं, कोई भी प्रॉब्लम्स है ही नहीं किसी भी प्रकार की क्वेश्चंस में। ये वैल्यूज तो अब आप रख लेंगे सेल्फ खुद, तो अब देखें ध्यान से इधर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 के मैं सेकंड और थर्ड नंबर क्वेश्चन आपको बताऊंगा। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन आपका काफी सिंपल है, तो इसको आप सेल्फ खुद कर लें। क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया है आपका, XYZ के मान ज्ञात कीजिए। के मान ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर इसके 2 क्वेश्चन है इसमें। पहला है क्वेश्चन नंबर सेकंड बता रहा हूं मैं, फर्स्ट आपको सॉल्व करना है। जैसे मैं सेकंड बताऊंगा वैसे ही x + y 2 5 + z xy इक्वल में दिया है 6 2 5 8। ये क्वेश्चन है आपका, ठीक है। और इसी का थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या है, दोनों ही सॉल्व कर देंगे एक साथ ही, सरल क्वेश्चन है। x + y + z x + z और y + z बराबर है 9 5 और ये 7। ये क्वेश्चन है आपके। चलिए, मैंने आपको समान फलन के बारे में बताया था। दो आव्यूह बराबर कब होते हैं, जब उनकी कोटियां बराबर हो। इसकी कोटि 2/2 और इसकी भी कोटि 2/2। अब ये मैट्रिक्स बराबर तब होंगे जब इनके संगत अवयव भी बराबर होंगे। मतलब x + y किसके बराबर होगा 6 के, ठीक है ना। और 5 + z किसके बराबर होगा 5 के। तो रखिए इधर x + y इक्वल टू कितना है 6। क्लियर।
ऐसे ही x इंटू वाई इक्वल टू कितना होगा 8, 5 प्लस जेड इक्वल टू 5, तो z इक्वल टू तो 0 आ जाएगा। क्लियर। अब देखें इधर इसको इक्वेशन फर्स्ट ले लिया, इसको सेकंड ले लिया। समीकरण 1 से y का मान निकाल दिया और समीकरण 2 में रख दो। समीकरण 2 में रखेंगे तो ये आ जाएगा x 6 माइनस x 8, तो क्या आ जाएगा 6x माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 8। तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 इक्वल टू 0। यहाँ से x की जो मान आएंगे वो 4 आ जाएगा और 2 आ जाएगा। अगर x के मान 4 है तो y का मान 2 है, और x का मान 2 है तो y का मान कितना होगा 4 होगा, क्योंकि इन दोनों का योग कितना है भाई 6 है। तो ये आपका आंसर आ गया। ऐसे आपको क्वेश्चन को करना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखें कंपेयर करें। इसकी कोटि कितनी है, इसमें पंक्ति तो 3 है परंतु स्तंभ 1 है, इसमें भी पंक्ति 3 है परंतु स्तंभ 1 है। ठीक है ना। तो भाई क्या मिलेगा आपको x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 9 आ गया। ये इक्वेशन फर्स्ट है। x प्लस जेड बराबर कितना आ जाएगा 5, 2, y प्लस जेड इक्वल टू 7, ये तीसरी। सबसे पहले समीकरण 1 में से 2 घटा दो आप सीधा, घटाएंगे तो देखो x से x कट जाएगा, z से z कट जाएगा, क्या मिलेगा y बराबर कितना आ जाएगा 4। अब समीकरण 2 से 3 घटा दें, 3 घटाएंगे समीकरण 1 से ही घटाना है 3 को, तो y और z कैंसिल आउट हो जाएंगे, x का मान कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। अब भाई x का मान 2 है, अगर 2 यहाँ रख दें तो z का मान कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। आप इनका योग करके देख लें, 4 3 7 2 9। तो इस टाइप से आपको इनको करना है। ठीक है ना। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका इसी टाइप का है लेकिन ये मोस्ट है। क्वेश्चन नंबर 7 दिए गए समीकरण से A, B, C और D के मान ज्ञात कीजिए। के मान ज्ञात करना है। ये मोस्ट है, आपके बोर्ड की दृष्टि से मोस्ट है। ठीक है ना, ये याद रखना है। इक्वेशन क्या दी है आपको, a माइनस बी 2a माइनस बी 2a प्लस सी और 3c प्लस डी इक्वल क्या दिया है -1 5 0 13। ये क्वेश्चन है आपका। इसमें ये कितनी कोटि का है 2 क्रॉस 2 का, और ये कितनी कोटि का है 2 क्रॉस 2 का।
सबसे पहले तो आपको कोटियां लिखनी है। अब संगत अवयव के बराबर होगा, मतलब a माइनस बी किसके बराबर है, -1 के, और ऐसे 2a माइनस बी किसके बराबर है, 0 के। ठीक है, इसको घटाने पर लिख दें आप सीधा, यहीं से हम वैल्यू निकाले लेते हैं a और b की। घटाने पर लिखा तो ये माइनस ये प्लस, b से b कैंसिल आउट, क्या आ गया, -a इक्वल टू -1। तो a इक्वल टू कितना मिल गया आपको, 1 मिल गया। अब a का मान अगर 1 रखते हैं यहाँ पर, तो 1 इधर जाएगा तो -2, तो b बराबर कितना आ जाएगा आपके पास, -2 आ जाएगा। ठीक है, अब देखें इधर 2a प्लस c बराबर कितना है, 5। a का मान 1 रखें तो c का मान कितना मिलेगा आपको, 3 मिल जाएगा सीधा सा। और 3c प्लस d बराबर कितना है, 13। तो c का मान रखा 3, तो ये 9 प्लस d इक्वल टू 13। तो d की वैल्यू कितनी मिल जाएगी आपको, 4 मिल जाएगी। तो ये ऐसे आपके a b c d के मान आ जाएंगे। क्लियर। अब देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 8 बिल्कुल सिंपल है आपका। m बराबर n होगा, स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए पंक्ति और स्तंभों की संख्या बराबर होती है। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 9 जो है ये भी तुलनात्मक है। x का मान तो -7/3 आ जाएगा और y का मान कितना आ जाएगा आपका, 7 आ जाएगा। ठीक है ना। और 2 - 3x, यहाँ से अगर अपन वैल्यू निकालें तो x की वैल्यू आपकी कितनी आनी चाहिए, माइनस का यहाँ से वैल्यू अलग आ रही है, मतलब नॉट पॉसिबल टू फाइंड आएगा इसका आंसर, ये याद रखना है, क्योंकि हम कहीं से भी निकालें लेकिन वैल्यू समान आनी चाहिए। और क्वेश्चन नंबर 10, द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3×3 विथ एंट्री 0 और 1। ये क्वेश्चन देख लीजिए ध्यान से, ये अच्छा क्वेश्चन है, इसमें PNC का यूज होगा। इसमें क्वेश्चन नंबर 10 में आपके PNC का यूज होगा। देखें इधर क्वेश्चन नंबर 10, 3×3 कोटि के सभी संभवतः का अवयवों की संख्या जिसके प्रत्येक अवयव 0 या 1 है। ये क्वेश्चन दिया है आपका, ऑप्शन है इसमें। पहला ऑप्शन दिया है आपको 27, दूसरा ऑप्शन दिया है आपको 8, तीसरा ऑप्शन दिया है आपको 81 और चौथा ऑप्शन दिया है 512। क्लियर, ये क्वेश्चन है। तो चलिए अब अपन पहले तो ये समझिए इस क्वेश्चन को। 3×3 कोटि के सभी संभवतः अवयवों की संख्या जिसके प्रत्येक अवयव 0 या 1 है, मतलब 2 ही एंट्री हैं, 0 भर सकते हैं या हम 1 भर सकते हैं। ठीक है ना। तो कैसे करते हैं इस क्वेश्चन को, थोड़ा सा इसमें क्रमचय संचय का यूज होगा। जैसे हमने कोई मैट्रिक्स ले लिया 3×3 कोटि का, ध्यान से देखेंगे सभी स्टूडेंट, जैसे 1 2 और ये 3, 1 2 3, इस टाइप से ले लिया। ठीक है, ये 3×3 कोटि का है। अब भाई अब हमें पहले स्थान को भरना है, इस स्थान को भरना है, और इस स्थान को भरने के लिए हमारे पास कितने तरीके हैं, 2। या तो हम 0 भरेंगे या हम 1 भरेंगे। तो इसको भरने के तरीके कितने हो गए, 2। इसको भरने के कितने तरीके हैं, वापस 2। इसको भरने के तरीके 2, इसको भी भरने के तरीके 2, इसको भी 2 तरीके 2,
दो, दो और दो, मतलब 2 × 2 × 2, क्योंकि और आएगा। देखो इन सभी में और आएगा, ठीक है ना। या आता है तब योग करते हैं, और आता है तो गुणा करते हैं। तो इस पहले स्थान को भरने के तरीके दो, दूसरे स्थान को दो, तीसरे को भी दो, मतलब 2 × 2 × 2, मतलब 2 की पावर क्या आ जाएगा 9, और 2 की पावर 9 बराबर कितना होता है आपका 512। तो ये आपका आंसर है। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है आपका? फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। तो ये तो काफी सिंपल क्वेश्चन था आपका, सीएनसी में का यूज हो रहा है। आईआईटीज में इस साल भी 2021 में जेई मेंस के जो 2 अटेम्प्ट हो गए थे, उसमें भी कुछ मैट्रिक्स के इसी टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए थे कि हमें पूछे गए थे, बट थोड़ा सा उनमें बट उसमें थोड़ा सा स्टैंडर्ड था, जेई मेंस का क्वेश्चन था आपका, ये एनसीईआरटी का है तो थोड़ा सा लेवल इसका डाउन है। अब चलिए भाई, अब अपन स्टार्ट करेंगे ऑपरेशन ऑफ मैट्रिक्स। ऑपरेशन ऑफ मैट्रिक्स स्टार्ट करेंगे। चलिए भाई स्टार्ट करते हैं मैट्रिक्स की संक्रियाएं। मैट्रिक्स की संक्रियाएं क्या होती हैं, ध्यान से देखेंगे सभी स्टूडेंट। जनरली क्या होता है संक्रियाएं, ऑपरेशन ऑफ मैट्रिक्स। संक्रियाएं होती हैं जोड़ना, घटाना, गुणा करना, भाग नहीं होता है मैट्रिक्स में, डिवाइड नहीं होता है, डिवाइड नहीं करते हैं मैट्रिक्स में, ठीक है ना। क्योंकि दो आकृतियों को कभी भी डिवाइड नहीं किया जा सकता है, दो आकृतियों को हम कभी भी इसमें मैट्रिक्स में डिवीजन नहीं होता है, ठीक है। इनवर्स मैट्रिक्स होता है वो आगे आएगा, लेकिन इनवर्स मैट्रिक्स का मतलब ये नहीं होता है कि हम डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है ना। तो अब लिखते हैं ऑपरेशन ऑफ मैट्रिक्स। ऑपरेशन ऑफ मैट्रिक्स, आव्यूह की संक्रियाएं। आव्यूह की संक्रियाएं ध्यान से देखेंगे, बिल्कुल सिंपल है। केवल और केवल एक संक्रिया ऐसी है जिसमें थोड़ा सा मजा है, बाकी तो सिंपल है, ठीक है ना। तो ध्यान से देखना, जैसे हम योग बताएंगे वैसे ही सेम व्युत्क्रम होता है, ठीक है, वो व्याकलन होता है, अंतर होता है मैट्रिक्स का। तो आप अंतर सेल्फ खुद कर लें, मैं पहले योग बता देता हूँ और फिर उसके बाद में गुणा बता दूंगा, ठीक है ना। तो क्योंकि टाइम खराब नहीं करते हैं अपन, जल्दी से जल्दी हमें मतलब एनसीईआरटी कवर करके फिर जेई मेंस का भी मैट्रिक्स कवर करना है। तो सबसे पहला आता है आपका एडिशन ऑफ मैट्रिक्स। एडिशन ऑफ मैट्रिक्स, आव्यूह का योग। का योग सबसे पहला तो है कि केवल और दो आव्यूह का योग तभी संभव होता है जब उनकी कोटियां समान हो। पहला मतलब जो मेन कंडीशन है इसकी, दो मैट्रिक्स, दो आव्यूह का योग तभी संभव होगा जब उनकी कोटियां समान होंगी।
समान होंगी एवं योग में संगत अवयव को संगत अवयव से जोड़ते हैं। ये होता है मैट्रिक्स का योग। सबसे पहले तो कोटियां समान होनी चाहिए। इस लाइन को आप, इस पॉइंट को आप अंडरलाइन कर लें। इनकी कोटियां कैसी होना चाहिए भाई? समान होनी चाहिए पहला तो, ठीक है ना। और फिर संगत अवयव से जुड़ जाता है। संगत अवयव किससे जुड़ता है? संगत अवयव से। तो चलिए भाई कैसे आता है, जैसे आपका कोई मैट्रिक्स है, स्टैंडर्ड वे में ले रहे हैं हम, जैसे A इक्वल टू है AIJ, इसकी कोटि है M क्रॉस N, और B मैट्रिक्स है BIJ। तो इनका जो योग होगा A प्लस B मैट्रिक्स, उसमें संगत अवयव से जुड़ेगा AIJ प्लस BIJ, और इसकी भी जो कोटि होगी वो इन दो मैट्रिक्स के ही बराबर होगी, ठीक है ना। तो ये होता है आपका मैट्रिक्स का योग। चलिए एक एग्जांपल ले लेते हैं अपन, इसमें ध्यान से देखेंगे सभी स्टूडेंट। एग्जाम्पल क्या है, जैसे ए कोई मैट्रिक्स लिया मैंने, संख्या में ही ले लेते हैं हम यहाँ पर। जैसे ले लिया मैंने 1 -1 2 0, एक मैट्रिक्स ये है आपका, तो 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का है। एक मैट्रिक्स आपका बी ले लिया मैंने -1 1 -2 और ये 0, ये कितनी कोटि का है? 2 क्रॉस 2 का है। क्लियर। अब A प्लस बी निकाला हमने, A प्लस बी 1 -1 2 0 प्लस -1 1 -2 और ये 0। जोड़ दें भाई संगत अवयव से, तो क्या आएगा? 1 -1 0 -1 1 0 2 -2 0 और ये 0। मतलब इन दोनों का जो योग आया वो एक शून्य मैट्रिक्स आया। कौन सा मैट्रिक्स आया है? शून्य मैट्रिक्स। तो इस तरह से हम योग करते हैं। अंतर भी सेम इसी प्रोसेस से ही होता है। संगत अवयव को संगत अवयव से घटाते हैं, और उसके लिए भी यही कंडीशन होनी चाहिए आपके पास कि उनके कोटियां समान होनी चाहिए, तभी दो मैट्रिक्स का अंतर पॉसिबल होता है। क्लियर। चलिए भाई नेक्स्ट हम बात करते हैं। ये याद रखना है प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन। दो मैट्रिक्स का योग क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। तीन मैट्रिक्स का योग सहचर नियम का पालन करता है, ठीक है ना। और एग्जिस्टेंसी ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी, ऐसा कोई मैट्रिक्स जिसको हम किसी भी मैट्रिक्स से जोड़ें तो उस मैट्रिक्स में कोई परिवर्तन ना आए। आप सभी जानते हैं एक शून्य मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसको हम किसी भी मैट्रिक्स के साथ जोड़ें तो वो योग तत्समक आइडेंटिटी कहलाती है। और एडिटिव इनवर्स आइडेंटिटी, जैसे 2 होता है तो 2 को हम किसके साथ जोड़ें कि 0 हो जाए, तो हम बोलेंगे -2 के साथ। 2 को हम किसके साथ जोड़ें कि वो 0 हो जाए, तो मतलब -2 जोड़ दो। तो ऐसी जैसे ए मैट्रिक्स है तो इसका योज्य प्रतिलोम क्या होगा? योगात्मक प्रतिलोम क्या होगा? -a हो जाएगा। क्या हो जाएगा? -a। तो ये सिंपल प्रॉपर्टीज हैं 3-4, वो आप याद कर लें। पहली तो क्रम विनिमय नियम का पालन करता है, दूसरा सहचर नियम का पालन करता है, तीसरा योज्य तत्समक क्या कहलाता है? 0 शून्य मैट्रिक्स कहलाता है, और योगात्मक प्रतिलोम क्या कहलाता है? आपका
जैसे ए मैट्रिक्स है तो इसका योगात्मक प्रतिलोम क्या हो जाएगा, -a हो जाएगा। क्लियर। अब हम इस बात करेंगे मल्टीप्लाई पर। किस पर बात करेंगे, मल्टीप्लाई पर बात करेंगे। मल्टीप्लाई जो होता है दो मैट्रिक्स का, ये काफी मोस्ट होता है, ये याद रखना है सभी स्टूडेंट को, ठीक है ना। तो दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई, चलिए ये मोस्ट ना है भाई आपको। मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिक्स, दो अवयवों का गुणा का गुणन। देखें इधर, ध्यान से देखना है, इसको ध्यान से समझना है आपको। दो मैट्रिक्स दो अवयव ए व बी का गुणा तभी संभव होगा जब ए के स्तंभों की संख्या बी के पंक्तियों की संख्या के बराबर हो। ठीक है, ये होता है तभी संभव होगा जब ए के स्तंभों की संख्या, ये याद रखना है, बी के पंक्तियों की संख्या के समान होगी, के बराबर होगी, ठीक है ना। दो मैट्रिक्स का गुणा तभी संभव होता है। अब जैसे देखो इधर आप ध्यान से, जैसे ए कोई मैट्रिक्स है, ए आई जे, इसकी कोटि है m क्रॉस n, और बी कोई मैट्रिक्स है जिसकी कोटि है n क्रॉस p, ठीक है ना। तो अब इन दोनों का गुणा तभी संभव होगा जब ए के स्तंभों की संख्या, ये स्तंभ बी की पंक्तियों की संख्या के कैसा हो, बराबर हो, मतलब ये दोनों बराबर होने चाहिए। तब इनका जो गुणनफल आता है, ये ध्यान रखना है, जब इनका हम गुणा करेंगे तो ए बी गुणा किया मैंने, तो ए बी कोई एक जो मैट्रिक्स आएगा सी आई जे मान लिया इसको, उसकी जो कोटि होगी वो इसकी तो पंक्ति लेगा और इसके स्तंभ लेगा, मतलब कितनी कोटि का होगा, m क्रॉस p कोटि का होगा। कितनी कोटि का होगा, m क्रॉस p का। तो ये कंडीशन होती है केवल मल्टीप्लाई में दो मैट्रिक्स के, कि पहले के स्तंभों की संख्या, यहाँ पर a की जगह हम ऐसे भी लिख सकते हैं, पहले के स्तंभों की संख्या और b दूसरे के पंक्तियों की संख्या के क्या हो, बराबर हो, तो वो उन दोनों मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई पॉसिबल होता है। तो जब भी मल्टीप्लाई का कोई क्वेश्चन आता है आपके पास, दो मैट्रिक्स का गुणा का आता है, तो सबसे पहले आपको यही चीज चेक करना है, देन फिर उस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। चलिए भाई एक एग्जाम्पल ले लेते हैं अपन छोटा सा इसके ऊपर।
जैसे एग्जाम्पल लिया, जैसे ए कोई एक मैट्रिक्स ले लिया मैंने, A11, A21 और A31, और B कोई मैट्रिक्स है B11, B12 और B13। सबसे पहले तो इसकी कोटि लिखें आप। ये कितनी कोटि का है? 3 क्रॉस 1 का, और ये कितनी कोटि का है? 1 क्रॉस 3 का। अब ये गुणा करना है अब आपको, तो इसमें स्तंभ कितने हैं? 1, और इसमें पंक्तियां कितनी हैं? 1, मतलब गुणा पॉसिबल है। अब इन दोनों का जब हम गुणा करेंगे तो कितनी कोटि का मैट्रिक्स आएगा? 3 क्रॉस 3 का। और जो मैट्रिक्स का जो गुणा होता है वो पंक्ति का स्तंभ से होता है। जो गुणा होता है ये मैं यहां पर लिखे देता हूं, पंक्ति का गुणा स्तंभ से। तभी तो देखो पंक्ति का गुणा किससे होता है? स्तंभ से। तो इसकी तो पंक्ति लेता है और इसके क्या लेता है? वो स्तंभ लेता है। ठीक है ना। चलिए भाई, ये गुणा कैसे करेंगे? जनरली स्टूडेंट इस टाइप के गुणा को गलत कर लेता है। रीजन क्यों करता है गुणा को गलत? कि ये इनका जो गुणा आता है, ये छोटे छोटे मैट्रिक्स लिखे हैं 2, और इनका गुणा आता है एक बड़ा मैट्रिक्स आता है। तो कंफ्यूजन की स्थिति यहाँ क्रिएट हो जाती है कि यार ये छोटे छोटे मैट्रिक्स हैं और इनका गुणा इतना बड़ा मैट्रिक्स है। तो ऐसे आपको घबराना नहीं है वहां पर, पहले तो आप ऐसे लिख लिया करें। ठीक है ना। ऐसे लिखें पहले आप A11, A21 और A31 इंटू B11, B12 और B13। अब गुणा कैसे किया जाता है ध्यान से देखना है इधर। पंक्ति का इसका गुणा करेंगे स्तंभ से, इस टाइप से। तो देखें आप क्या मिलेगा आपको, बड़ा सा मैट्रिक्स मिलेगा। A11 का गुणा किसमें होगा? B11 में। तो A11 और ये B11, फिर C1 पहला स्तंभ फ्री हो गया। अब दूसरे स्तंभ पर बात करेंगे। अब अपन सीधा दूसरे स्तंभ पर बात करेंगे तो A11 का गुणा किससे होगा? B12 से। ऐसे ही A11 का गुणा किससे होगा? B13 से। क्लियर। अब इसका गुणा भाई कंप्लीट तीनों स्तंभ से हो गया, अब ये फ्री हो गया। अब A21 लेंगे तो A21 का मल्टीप्लाई किससे होगा? B11 से। फिर A21 का मल्टीप्लाई किससे होगा? B12 से। फिर A21 का A21 का मल्टीप्लाई किससे होगा? B13 से। फिर ऐसे ही A31, B11, A31, B12 और A31, B13। तो ये आपको मिलेगा, देख सकते हैं 3 क्रॉस 3 ऑर्डर का। क्लियर। तो इस टाइप से आपको गुणा करना है। एक आध मैं एग्जांपल और भी बताता हूं आपको, ध्यान से देखना है। एग्जांपल सेकंड, जैसे कोई ए मैट्रिक्स दिया है आपको, A11, A12, A21 और A22। ऐसी बी मैट्रिक्स दिया है आपको, B11, B12 और B21, B22, ये दिया। अब इसकी कोटि देखें आप 2 क्रॉस 2, इसकी कोटि देखें 2 क्रॉस 2, मतलब इनका गुणा संभव है।
ठीक है ना। अब इनका हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ध्यान से देखेंगे मल्टीप्लाई कैसे करेंगे। a इंटू बी बराबर A11 A12 A21 A22 इंटू B11 B12 B21 और B22। अब आप देखें कैसे गुणा होगा। सबसे पहले इसका मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों में, ठीक है ना। पहले इसमें करेंगे C1 में, मतलब R1 का मल्टीप्लाई किससे होगा आपका, पहले C1 से होगा। तो जब आप मल्टीप्लाई करेंगे और फिर R1 का मल्टीप्लाई किससे करेंगे हम बाद में, C2 से करेंगे, ठीक है। और ऐसे ही R2 का, जब R2 का नंबर आएगा तो R2 का मल्टीप्लाई पहले किस में करेंगे, C1 में, और फिर R2 का मल्टीप्लाई किस में करेंगे हम, C2 में। क्लियर। तो ये मेथड होता है आपका। चलिए भाई मल्टीप्लाई करके बता देते हैं आपको कैसे करना है। ध्यान से देखें A11 का मल्टीप्लाई B11 में, ठीक है। अब A12 का मल्टीप्लाई B21 में, तो यहाँ पॉजिटिव साइन प्लस साइन आ जाएगा। A12 का मल्टीप्लाई B21 में, फिर A11 का मल्टीप्लाई B12 में, प्लस A12 का मल्टीप्लाई B22 में, ऐसे। फिर R1 फ्री हो गया भाई आपका, अब R2 का नंबर आ गया, तो A21 का मल्टीप्लाई B11 में, प्लस A22 का मल्टीप्लाई B21 में, ऐसे ही A21 का मल्टीप्लाई B12 से, प्लस A22 का मल्टीप्लाई B22 से। तो इस टाइप से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, और ये कितनी कोटि का आएगा, 2 क्रॉस 2 का आएगा। तो केवल और केवल ध्यान देना क्या है आपको, पहले तो आपको ये चेक करना है कि इस पहले के स्तंभों की संख्या दूसरे की पंक्तियों के बराबर होती है, ठीक है ना। फिर उसके बाद जो मल्टीप्लाई करना है तो उसमें थोड़ा सा केयरफुली होके करना है कहीं, क्योंकि बहुत सारे जैसे 3/3 ऑर्डर का अगर मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई आता है तो थोड़ा सा एलिमेंट ज़्यादा होते हैं, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा गलती होने के चांसेस हो जाते हैं क्वेश्चन में, तो ये याद रखना है आपको, ठीक है। चलिए भाई अब चलते हैं अपन इसकी प्रॉपर्टीज की तरफ। मल्टीप्लिकेशन मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी की तरफ बात करते हैं हम। पहली प्रॉपर्टी होती है कि दो मैट्रिक्स का गुणा कभी भी क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता है। प्रॉपर्टीज क्या है, ऑफ मैट्रिक्स। पहली प्रॉपर्टी आती है क्रम विनिमय नियम का, दो मैट्रिक्स का दो आव्यूह का गुणा क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता है। मतलब AB इज नॉट इक्वल टू BA। हाँ ये याद रखना है, कभी कभी ऐसे मैट्रिक्स आ जाते हैं दो समान कोटि के कि जिनमें AB बराबर BA हो जाता है, तो वो एक अपवाद है, ठीक है ना। जैसे केमिस्ट्री में अपवाद होते हैं आपके, वैसे ही मैथ में भी होते हैं अपवाद, कि भाई कभी कभार कर भी जाता है लेकिन हमेशा नहीं।
सहचर नियम का पालन करता है। ए बी इंटू सी बराबर होता है ए इंटू बी सी। सहचर नियम का पालन करता है, ये याद रखना है आपको। तीन मैट्रिक्स का गुणा जो होता है वो सहचर नियम का पालन करता है, ठीक है ना। नेक्स्ट आता है, ये एक नियम और होता है ए इंटू बी प्लस सी, ये वितरण नियम कहलाता है। बांट दो भाई, ए को बी के साथ दे दो और ए को सी के साथ दे दो, ये वितरण नियम होता है आपका, ठीक है ना। इसको हम वितरण नियम बोलते हैं। नेक्स्ट आता है फोर्थ नंबर, गुणन तत्समक। गुणन तत्समक का मतलब क्या होता है कि एक ऐसा मैट्रिक्स जिसका हम किसी भी मैट्रिक्स के साथ गुणा करें तो वहां पर, जैसे आइडेंटिटी मैट्रिक्स है आई, इसका ए से मल्टीप्लाई करें या ए का हम आई से मल्टीप्लाई करें तो बराबर में आपको ए मिलेगा। तो यहाँ पर जो आई है वो गुणन तत्समक कहलाता है, मतलब जिससे किसी भी मैट्रिक्स में गुणा करें तो उस पर कोई भी प्रभाव ना पड़े। तो ये ऐसा गुणा, ये क्या कहलाता है आपका, गुणन तत्समक कहलाता है, ठीक है ना। और गुणन प्रतिलोम क्या होगा, गुणन प्रतिलोम हम आगे देखेंगे। गुणन प्रतिलोम मतलब इनवर्स मैट्रिक्स आ गया वहां पर, और इनवर्स मैट्रिक्स के बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। सो आज हमने भाई 3.1 एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली, प्लस मैट्रिक्स की संक्रियाएं मैंने आपको बता दी हैं। अब हम इस पर जो आप इसके आगे हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। सो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।